सिद्धांत। सेफ्टी वॉल क्या था? सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या है? लाला लाजपत राय ने दिया था। इसका क्या मतलब है? इनका ये मानना था कि भारतीयों के असंतोष को कम करने के लिए ही क्या हुआ, कुछ भारतीयों ने और अंग्रेज लोगों ने मिलकर कांग्रेस की स्थापना कर दी, ठीक है ना। और दूसरा है तड़ित चालक का सिद्धांत, स्टॉर्म थ्योरी। किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इन्होंने क्या कहा कि देखिए ऐसा नहीं था, उस समय जो स्थिति थी भारत की, इतना मजबूत नहीं था भारत, अगर कोई भारतीय स्थापना करता तो उसे कुचल दिया जाता कांग्रेस को। इसीलिए हमने क्या किया, एओ ह्यूम को लाया, ठीक है, क्लियर। इसीलिए क्या हुआ, कांग्रेस को क्या हुआ, उतना जल्दी तो कुचला नहीं जा सका ना, उसकी स्वीकृति मिली कि नहीं मिली। अगर कोई भारतीय स्थापित करता तो हो सकता उसे दबा देते। तो ये कारण तड़ित चालक का सिद्धांत हो गया, ठीक है, क्लियर। फिर उसमें क्या है, फिर इसमें क्या दो विचारधाराएं हैं ना, कौन कौन सी हैं? उदारवादी है ना, नरमपंथी कहा जाता है ना उनको, क्या कहेंगे, मॉडरेट, क्या कहेंगे, मॉडरेट जो होते हैं ना। और फिर कौन आएंगे, एक्सट्रीमिस्ट आएंगे, उग्रवादी, ठीक है ना। उदारवादी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी उदारवादी थे। ये क्या था, मैं एक समझा रहा हूँ बस, मैं आऊंगा तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो क्या थे, वो कहते थे ब्रिटिश क्या है, अन ब्रिटिश, केवल क्या है, मतलब जो शासन करें अच्छे से करें, अच्छा है, ब्रिटिश हमको सभ्य बनाएंगे, हम क्या करेंगे, सुधार के लिए क्या करेंगे, प्रार्थना पत्र देंगे, निवेदन करेंगे, ठीक है, हमने निवेदन की नीति थी। उग्रवादी क्या कहेंगे, लाल बाल पाल, ठीक है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये क्या कहेंगे, कहेंगे नहीं नहीं, ऐसे तो बिना शासन को खत्म किए तो हम स्वतंत्रता नहीं पाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। फिर आगे हम 1905 से 1919 के चरण में देखेंगे कैसे स्वदेशी आंदोलन हुआ, ठीक है ना, कैसे असहयोग आंदोलन हुआ जब गांधी जी आए 1920 में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, इसमें कंटिन्यूटी चेंजेस, इसमें कंटिन्यूटी चेंजेस, और इसमें देखेंगे, ठीक है ना, कैसे समझेंगे, वो बात का चरण। तो लेकिन आपको फोकस कहाँ करना है, मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ फोकस करना है, इस पोर्शन पे फोकस करना है, फ्रीडम मूवमेंट पे, क्लियर। पढ़िए सब, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हो, जो परीक्षा आने वाली है तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करिए, ठीक है ना, पढ़िए सब, लेकिन फोकस कहाँ करना है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। आइए अब सोर्सेस पे आते हैं हम लोग। तो मुख्यतः क्या है, 3 है, कौन कौन से हैं, लिटरेचर, ठीक है ना, साहित्य, दूसरा पुरातत्व बोलते हैं ना, आर्कियोलॉजी, तीसरा क्या होगा, सबको क्लियर है ना, विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्री जो समय समय पर आए, ठीक है ना, फॉरेन ट्रेवलर्स जो है, ठीक है ना। अब देखिए इनमें भी आप समझिए, इसमें भी साहित्य से ज्यादा पुरातत्व महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि साहित्य में क्या होता है, जब हम कोई चीज लिखते हैं हो सकता है हमारा व्यक्तिगत मत नहीं आ जाए, ठीक है ना, क्लियर है ना। लेकिन पुरातत्व में क्या होता है, उसमें लिखी हुई चीजें होती है, डेट सहित होती हैं, तो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। जैसे हड़प्पा सभ्यता क्या था, उसका साहित्य हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमें कैसे जानकारी मिलती है, उसके खुदाइयों से जो अवशेष प्राप्त होने से जानकारी मिलती है ना। और ध्यान दीजिए खुदाइयाँ भी 2 तरीके की होती हैं, एक क्षैतिज होती हैं हॉरिजॉन्टल, और एक क्या होती हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। तो उसकी परिभाषा ये है कि जो ऊर्ध्वाधर खनन होता है, ठीक है ना, उससे क्या होता है, केवल कालक्रम की जानकारी मिलती है, क्रोनोलॉजी की जानकारी मिलती है। जो हॉरिजॉन्टल होता है उससे क्या, सब पे प्रकाश पड़ता है, यानी गहरी होती है खुदाई हॉरिजॉन्टल, उसमें क्या होता है, उसकी सभ्यता संस्कृति सबके बारे में पता चलता है। लेकिन ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, केवल कालक्रम का। जैसा कि किसी ने कहा भी है कि ऊर्ध्वाधर खनन को एक टाइम टेबल विदाउट ट्रेन, ठीक है ना, मतलब कालक्रम का पता चलेगा लेकिन पूरे सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। और हॉरिजॉन्टल जो एक्सकैवेशन होता है वो क्या होता है, ए ट्रेन विदाउट टाइम टेबल, ठीक है ना। सब बस समझने के लिए है कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व में मुख्यतः क्या आते हैं, अभिलेख आते हैं, इंस्क्रिप्शंस आते हैं, कॉइन्स आते हैं और मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, स्मारक आते हैं, क्लियर। अब साहित्य में भी कैसे हम बांट सकते हैं, हर चीज को बांट के देखिए, साहित्य कैसे बांट सकते हैं, लिटरेचर को धार्मिक और लौकिक,
ठीक है ना। साहित्य कैसे हो सकते हैं? दो ही तो हो सकते हैं, रिलीजियस और क्या, लौकिक, धार्मिक और लौकिक साहित्य। इसका डिफरेंस समझ रहे हैं आप? कैसे? धार्मिक साहित्य क्या होगा? कोई बताए? हाँ, धार्मिक साहित्य। लौकिक साहित्य क्या होंगे? कोई बताए? एक कोई खड़ा होकर बताए। लौकिक साहित्य क्या समझ रहे हैं आप? बोलिए जुड़ाव ना। देखिए, धार्मिक का सीधा सा होता है ना, धार्मिक का धर्म संबंधी बातों का उल्लेख होगा ना, आत्मा परमात्मा उसी में आएंगे, धर्म नहीं आते हैं। लौकिक क्या होगा? लौकिक क्या होगा? जिसमें प्रशासन की बातें हों, अर्थव्यवस्था की बातें हों, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राजनीति और प्रशासन की पुस्तक है ना, होगा धर्म के बारे में, लेकिन कम ही लिखा गया होगा। मुख्यतः क्या है वो? राजनीति और प्रशासन पर बल देता है। धार्मिक क्या है? धार्मिक साहित्य क्या है? जो वेद, इसमें भी ब्राह्मण साहित्य आ जाएंगे, वैदिक साहित्य जिसे कहते हैं, बौद्ध साहित्य आ जाएंगे और जैन साहित्य, धर्म विशेष के ग्रंथों का उल्लेख होगा ना। क्लियर? क्लियर है ना सबको? चलिए, तो धार्मिक में हम क्या करेंगे? पहले सबसे पहले वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे ना। वैदिक साहित्य, इसमें क्या क्या आएंगे बताइए? या ब्राह्मण साहित्य में वेद आएंगे, उपनिषद आएंगे, पुराण आएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, अरण्यक आएंगे, ये सब है ना। ये सब किसमें आएंगे? वैदिक साहित्य। वेद कितने हैं? 4 है ना। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद त्रयी क्या होता है? सामवेद को छोड़ दीजिए, बाकी क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद क्या है? वेद त्रयी है, ठीक है ना। तो केवल समझने के लिए ही, ठीक है। वेद क्या है? संस्कृत की विद धातु से निकला है ना, इसका अर्थ ज्ञान होता है, ठीक है ना। यानी इसमें प्राय प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातें इसमें है, वेद में। ऋग्वेद में क्या है? गाए जाने वाले जो मंत्र होते हैं ना, मंत्रों का उसमें उल्लेख है, ठीक है ना। सामवेद में क्या है? गीत संगीत है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों की कैसे यज्ञ किए जाते हैं उसकी जानकारी। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना ताबीज जो है नहीं होता है, ताबीज लोग पहनते, जादू करते हैं, इन सब चीजों का क्या है? अथर्ववेद में, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया? ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल है और 1028, ठीक है ना। क्लियर? तो ये क्या है? वेद क्या है? श्रुत परंपरा है। मतलब क्या है? जैसे हमने कहा, आपने सुना, फिर आपने क्या? अपने पूर्वज को कहा, तो ऐसे ही श्रुति परंपरा कही जाती है इसको, ठीक है ना। क्लियर? अब समझिए वेद क्या है? वेद तो संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है ना, श्लोक पद्य में लिखे गए हैं, तो इनको समझेंगे कैसे हम? बताइए। ब्राह्मण ग्रंथ के माध्यम से। क्या होगा? ब्राह्मण ग्रंथ वो क्या है? वो गद्य में लिखे गए हैं। वेदों को समझने के लिए क्या है? वो गद्य में लिखे गए हैं, ठीक है ना। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है? बताइए, बोलिए। ऐतरेय और कौशिकी है ना। क्लियर? तो कैसे हम समझेंगे ऋग्वेद को? ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण से, ठीक है ना। अब बताइए, सामवेद का कौन सा ब्राह्मण है? पंचविश। वेरी गुड। किसने बोला? किसने बोला? आपने बोला ना, पंचविश ब्राह्मण। क्लियर? यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, ठीक है ना। क्लियर? वेद 4 थे। वेद क्या है? पद्य में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में है। इनको समझने के लिए गद्य कैसे ब्राह्मण ग्रंथ रचना हुई? क्यों हुई? गद्य में, क्योंकि वेदों को समझा जा सके। ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण थे? ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद का पंचविश या तांड्य ब्राह्मण भी बोलते हैं। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, ठीक है ना। क्लियर? लौकिक साहित्य में क्या आएंगे? बोलिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, कल्लर की राज तरंगड़ी, ये सब क्या है? ये सब लौकिक ग्रंथ में आएंगे, ठीक है। वेद के बाद क्या आएगा? उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? कोई बताए? हाँ, उपनिषद शब्द ही 2 से बना है, उप और निषद। उप का क्या मतलब होता है? समीप।
और निषद मतलब बैठना, यानी ज्ञान प्राप्त के लिए गुरु के समीप बैठना ही क्या है, उपनिषद है। ठीक है ना। उपनिषदों में क्या है, ब्रह्म क्या है, जीवन क्या है, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना, ये सब उपनिषद है। जितना भी फिलॉसफी है सब क्या है, वो धर्म दर्शन क्या है इसमें, उपनिषदों में है। शंकराचार्य का वेदांत क्या है, उपनिषद में ही है। ठीक है ना। ब्रह्म की अवधारणा, ईश्वर की अवधारणा, ये सब कहाँ मिलेगी, उपनिषद में मिलेगी। ठीक है ना। उपनिषद कितने हैं टोटल, 108 हैं। ठीक है ना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जो आपकी परीक्षा में, मुंडकोपनिषद। क्यों, क्योंकि भारत का आदर्शवाद सत्यमेव जयते क्या है, एक चीज और उसमें इंपॉर्टेंट है, यज्ञ को क्या कहा गया है, टूटी हुई नाव कहा गया है। उसी में कहा गया है ना, इसके सहारे आप जीवन रूपी भाव सागर को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना। जब हम वैदिक काल में आएंगे ना, तो आपको ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल पढ़ाएंगे। तो ऋग्वैदिक काल क्या था, धर्म कर्मकांड युक्त था ना, कर्मकांड युक्त था, आडंबर युक्त था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या हुआ, उसके विरोध होने लगा, उस कर्मकांड का विरोध होने लगा, और तभी उपनिषदी दर्शन का उद्भव हुआ। ठीक है ना। तभी उपनिषद आए जो यज्ञ को टूटी हुई नाव बताया गया मुंडकोपनिषद में। यानी क्या हुआ, यज्ञों में क्या था, व्यापक वाणी पशुबल दी जाती थी ना, और पुरोहित क्या थे, उसके माध्यम से धन अर्जन करते थे। तो कहा उपनिषद क्या कर, मुंडकोपनिषद कहा गया कि ये सब बेकार है, इससे कोई भी प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है ना। तो मुंडकोपनिषद में क्या हुआ, सत्यमेव जयते लिया गया, और दूसरा यज्ञ को टूटी हुई नाव बताया गया। ठीक है ना। इसी तरह अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग चीजें, जैसे छांदोग्य उपनिषद इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट छांदोग्य उपनिषद, क्योंकि कृष्ण का पहली बार उल्लेख कहाँ हुआ है, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है ना। उनके गुरु का नाम घोर आंगिरस बताया गया है, और उनका उल्लेख क्या है, छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। इसी प्रकार से अलग अलग, जैसे कठोपनिषद, यम और नचिकेता का संवाद है उसमें, कठोपनिषद में। ठीक है ना। यानी आप क्या करेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं जिसमें कुछ बातें कही गई हैं, उसको आप लिख सकते। ठीक है ना। लेकिन मेन मैंने बता दिया, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद क्या आएंगे, वेद, उपनिषद, आरण्यक। आरण्यक क्या होते हैं, आरण्य मतलब वन होता है, जो वन में बैठकर अध्ययन किया जाए क्या है, आरण्यक है। ठीक है ना। उसके बाद क्या आएंगे, पुराण आएंगे। पुराण क्या होते हैं, पुराने ग्रंथ, प्राचीन कथाएं, सिद्धांत, नीतियां जो किसमें है, पुराणों में। पूरा मतलब प्राचीन हो गया, यण मतलब व्याख्या, प्राचीन आख्यान क्या है, पुराण है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए मेंस में आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, लौकिक साहित्य के बारे में बताइए, या धार्मिक साहित्य का, या इसमें धार्मिक में भी क्या है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है ना। ये ब्राह्मण साहित्य में आते हैं, वेद, उपनिषद, आरण्यक। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ ये सब क्या है, ब्राह्मण साहित्य हिस्सा है, या वैदिक साहित्य कहलाते हैं। बौद्ध साहित्य में क्या आता है, नहीं बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं, त्रिपिटक। वेरी गुड, त्रिपिटक बोलते हैं। ठीक है ना। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं, तीर्थ, उसके उपदेश हो गए, सिद्धांत हो गए, उनको क्या बोलते हैं, आगम। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं, आगम। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक बोलते हैं। तो पुराणों का क्या महत्व है, पुराणों का एक क्वेश्चन बनता है, पूछा भी गया यूपीएससी में 2020 में। ठीक है। इतिहास के पुनर्निर्धारण में पुराणों की भूमिका क्या है, पूछा गया क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑप्शनल में। तो पुराण क्या है, प्राचीन आख्यान है ना, साथ साथ क्या है, नंद तक का इतिहास किससे हमें ज्ञात होता है, पुराणों से ही ज्ञात होता है। ठीक है ना। परीक्षित से लेकर नंद तक का इतिहास हमें किससे ज्ञात होता है, पुराणों से ज्ञात होता है। पुराणों के 5 लक्षण कौन कौन से हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरी। सर्ग मतलब क्या, जगत की सृष्टि। प्रतिसर्ग मतलब क्या, प्रलय के बाद दोबारा सृष्टि। वंश मतलब क्या बताइए, देवताओं या ऋषियों की वंशावलियां उसमें हैं। ठीक है ना। मनवंतर मतलब महायुग, जो आप देखते नहीं है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग है ना, तो ये बताए गए हैं। उसके बाद वंशानुचरी, तो सबका तो ऐतिहासिक महत्व है नहीं, वंशानुचरित का विशेष रूप से ऐतिहासिक महत्व है। क्यों, इसमें क्या है, प्राचीन राजवंशों का उल्लेख है। जैसे मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का, विष्णु पुराण से मौर्य वंश का, वायु पुराण से गुप्त वंश का। क्लियर। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। ये पुराण हो गए। कमियां क्या है इनकी, कमियां इन सब की क्या है, तिथिक्रम का
अभाव रहता है, ठीक है ना। और काल्पनिक विवरण भी रहते हैं। जैसे काल्पनिक विवरण कैसे? अब चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है कि पुराणों में क्या है, ब्राह्मण साहित्य में क्या कहा गया, उसे क्या कहा गया, शूद्र कहा गया, कुलहीन कहा गया। लेकिन बौद्ध और जैन साहित्य उसे क्षत्रिय बताते हैं। तो क्या हुआ, कंट्राडिक्शन हुआ ना। तो कभी कभी क्या होता है कि अतिशयोक्ति को क्या भ्रामक विवरण भी देते हैं, गलत विवरण भी देते हैं साहित्यिक स्रोतों की। ये बहुत बड़ी कमी है साहित्यिक स्रोतों की, ठीक है ना। बौद्ध साहित्य में क्या आते हैं, त्रिपिटक। कौन कौन से हैं त्रिपिटक? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है ना। शुद्ध पिटक में क्या है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, सिद्धांतों का, ठीक है। विनय पिटक क्या है, अनुशासन के नियम है। अभिधम्म पिटक क्या है, दार्शनिक सिद्धांतों का, ठीक है, क्लियर। जैन साहित्य में क्या आएंगे, आगम आएंगे, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए लौकिक साहित्य में क्या आएंगे, लौकिक साहित्य में वो ऐसे ग्रंथ आएंगे जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण हो, जिसमें क्या हो, राजनीति का विवरण हो, जिसमें प्रशासन का विवरण हो। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी। अर्थशास्त्र में क्या है, राजनीति और प्रशासन में लिखी पुस्तक है ना। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में बताए गए ना, स्वामी अमात्य, दुर्ग, पोस्ट, जनपद, मित्र, ये सब बताए गए ना। तो क्या है, वो धार्मिक विषयों का उल्लेख उसमें नहीं है, ठीक है। पुरातत्व में क्या आएंगे बताइए, पुरातत्व में क्या आएंगे, तीन चीजें आएंगी ना, क्या आएंगे, इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, क्या आएंगे, अभिलेख आएंगे, और क्या आएंगे, क्या आएंगे, कॉइन्स आएंगे, सिक्के आएंगे, और क्या आएंगे, हाँ स्कल्पचर्स आएंगे, या जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है ना। क्या कहेंगे इसको, अनुस्मारक बोलते हैं ना, स्मारक बोलते हैं ना, स्मारक बोलेंगे, अनुस्मारक को लेटर का प्रकार, ठीक है ना। अब देखिए अभिलेख क्या होते हैं बताइए। किसी चीज पे अंकित अगर कुछ लिखते